दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। और जैसा कि आज का जो सेशन चल रहा है आप देख सकते हो वो क्लास 10 की जो हिस्ट्री है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम लोग उस पर बात करेंगे। तो इससे पहले जितना भी हम लोगों ने सेशन लिया था तो सबसे पहले सेशन में हम लोगों ने यूटोपिया के बारे में देखा था, फ्रेडरिक सडियो के बारे में देखा था, अनसेट रेनिन के बारे में देखा था और साथ में ये देखा था कि जब लुईस ओल्वा 1789 की क्रांति में हार जाता है तो उसकी जो निरंकुश सरकार थी वो सरकार का अपदस्थ हो जाता है, वो सरकार खत्म हो जाती है और खत्म होने के साथ साथ उस सरकार की जो बागडोर है, जो फ्रांस का जो पूरा बागडोर है या यूरोप का जो पूरा बागडोर है वो किसके हाथों में आ जाता है? वो जनता के हाथों में आ जाता है। अब जनता ने सबसे पहले यहीं से क्या हो गया, राष्ट्रवाद की भावना का स्वाद उसने चख लिया। अब पता है कि जब भी किसी चीज का टेस्ट कोई आदमी कर लेता है तो फिर अगर वो टेस्ट अगर उसको अच्छा लगता है तो पहले वो क्या करता है कि अपने अगल बगल के सोसाइटी वाले लोगों को बताने का वो ट्राई करता है। तो जैसा ही जितने भी फ्रांस के लोग थे और फ्रांस के जो लोग थे जैसे उन्होंने लुईस सोल्वा को हराया तो हराने के बाद जो उनके पास जो राष्ट्रवाद का जो स्वाद आया तो उसको उनको अब क्या किए कि अन्य देशों में वो फैलाने का काम करते हैं। कौन करते हैं? जितने भी फ्रांस के लोग होते हैं। लेकिन उनसे पहले क्या करते हैं वे कि उनको आज़ादी मिली तो उस आज़ादी को सही मायने में मनाने के लिए या हम फिर से गुलाम ना हो उस स्थिति को बनाने के लिए ये क्या करते हैं, कुछ सामाजिक परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? सामाजिक परिवर्तन करते हैं। सामाजिक परिवर्तन क्या क्या था हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो पे, पिछला जो वीडियो था हम लोगों ने उसमें देखा था। तो साथ में क्या होता है कि वो लोग जो जितने भी जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं तो सामाजिक परिवर्तन को करने के बाद अब यही सामाजिक परिवर्तनों को ये देश के जो यूरोप के जो अगल बगल के जो जितने भी देश हैं उन सारे जगहों पे पहुंचाने का ये काम करते हैं। बात क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने उस क्लास में बताया था कि आखिर ये जो राष्ट्रवाद की भावना का जो विकास है उस भावना को लोगों के आसपास फैलाने का काम किसने किया था? तो मैंने आपको बताया था कि एक जैकोबिन क्लब था। जैकोबिन क्लब के जितने भी सदस्य लोग थे वो क्या किए थे कि विश्व के जो बाकी देश हैं यानी कि यूरोप के बाद जो बाकी देश हैं उन देशों में राष्ट्रवाद की भावना को पहुंचाने का ट्राई किया था, कोशिश किया था। तो उसी समय एक आदमी था जिसका क्या नाम था, नेपोलियन। और नेपोलियन आता है और वो बोलता है कि जैकोबिन क्लब के सदस्यों को बोलता है कि आपकी जो राष्ट्रवाद की भावना है उस भावना को मैं क्या करूंगा, पूरे विश्व भर में मैं फैलाने का काम करूंगा। क्या क्या बोलता है कि आपकी जो राष्ट्रवाद की भावना है उस भावना को मैं पूरे विश्व भर में फैलाने का काम करूंगा। ये कौन बोलता है? नेपोलियन बनता है। और इसी भावना के साथ जो जैकोबिन क्लब का वो तो सदस्य बनता ही है, साथ में वो क्या करता है कि जैसे उसने इस भावना को रखा जैकोबिन क्लब के सामने कि आपकी जो भावना है वो मैं पूरे विश्व में रखूंगा, तो उसी के साथ क्या करता है, जो नेपोलियन को क्या करता है कि फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना दिया जाता है। क्या 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 करता है कि नेपोलियन को फ्रांस का प्रथम काउंसिल यहाँ पे बना दिया जाता है। अब यह घटना क्यों हुई? क्योंकि आपको पता है कि जैसा ही लुई सोल्वा का अंत हुआ, फ्रांस में एक निरंकुश शासन का अंत हुआ, तो वैसे ही क्या होता है कि यहाँ पे जनता की सरकार बन जाती है। यानी कि जनता यहाँ पे लोगों को चुनने लगती है। तो इसीलिए जनता ने चुनकर ये जो नेपोलियन है, नेपोलियन को क्या करता है कि फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना देता है। फ्रांस का प्रथम काउंसिल या प्रथम राष्ट्रपति में बोल सकता हूँ या प्रथम प्रेसिडेंट में बोल सकता हूँ या चुनाव के बाद का प्रथम में राजा बोल सकता हूँ। कैसा राजा? जो जनता के पक्षधर हो। क्या? कैसा राजा? जो जनता के पक्षधर हो। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ जाता है वो आपको जानना जरूरी है कि नेपोलियन जब राजा बन जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई राजा बनता है, जैसे लुई सोल्वा जब राजा बना तो उसका राजकोष खाली था, तो उसने अपने शासनकाल के दौरान करों में वृद्धि कर दी, लोगों पे शोषण अत्याचार करने लगा। तो उसी तरफ जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बना, किसके थ्रू से? जनता के थ्रू से। जब वो राजा बन जाता है, जनता के शासन के पक्ष से वो जब राजा बन जाता है, तो सबसे पहले उसने कुछ कुछ परिवर्तन किया। और वो परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? नेपोलियन संहिता, या फिर हम लोग बोलते हैं 1804 की नागरिक संहिता हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो नेपोलियन ने उसके जो अधीन का जो क्षेत्र था, यानी कि नेपोलियन जब फ्रांस का काउंसिल बना तो उस समय फ्रांस के जो अधीन का जितना भी क्षेत्र था उस अधीन क्षेत्रों में नेपोलियन ने क्या किया कि अपनी कानून व्यवस्था लागू किया। अपनी कानून व्यवस्था, जो उसने पूरी कानून व्यवस्था लागू की, उस कानून व्यवस्था को लोगों ने नेपोलियन की संहिता, क्या बोला? नेपोलियन की संहिता या
नागरिक संहिता 1804 या 1804 की नागरिक संहिता के रूप में उसको माना। अब यहाँ पे बात क्वेश्चन आता है कि सर आप मेरे को ये बताइए कि जो नेपोलियन संहिता क्या है या नागरिक संहिता 1804 क्या है। तो समझिए, नेपोलियन ने 1804 में क्या किया था कि नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता उसको क्या क्या बनाया, और उसमें उसने कुछ कानून या फिर उसने कुछ नियम को क्या किया, वो पारित किया। तो उसमें जो जो नियम बनाए गए थे उसमें से आप देखोगे कि सबसे पहले उसने क्या किया कि जन्म के आधार पे जो भी विशेषाधिकार दिए गए थे, चाहे वो पादरियों को हो चाहे वो बुर्बो राजवंश को हो, तो उसको पहले क्या कर देता है, वो समाप्त कर देता है। कौन करता है ये? नेपोलियन सबसे पहले क्या करता है कि जो जन्म के आधार पे जो विशेषाधिकार दिया गया था उसको पहले वो समाप्त करता है। साथ में वो क्या करता है कि कानून के प्रति जितने भी लोग हैं उनको क्या करता है, बराबरी कर देता है। और जो संपत्ति का अधिकार है कि लोगों का संपत्ति उसी का है, उस अधिकार को क्या कर देता है, सुरक्षित कर देता है। ये उसने दूसरा नियम लगाया। और तीसरा जो काम करता है वो क्या करता है कि जितने भी सामंती व्यवस्था होता है उसको खत्म कर देता है। सामंती व्यवस्था यानी कि आपको पता होगा, जैसे कि मान लो कि आपकी जमीन है और आप उस पर खेती करते हो और आप उस पर फसल उगाते हो, लेकिन राजा क्या करता है, अपने किसी व्यक्ति को आपके गांव का मालिक बना देता है। और वो क्या करता है कि उस आपकी जमीन पे से जितने भी आपके फसलों की उत्पादन हुई, तो उस फसलों से वो कर लेके राजा को देता था। तो यही जो था सामंती व्यवस्था, ठीक है। और तो नेपोलियन जैसे ही राजा बना तो जो सामंती व्यवस्था है उसको क्या किया, वो समाप्त कर दिया। और किसान जितने भी थे और जितने भी भूदास थे, जितने भी किसान थे और जितने भी भूदास थे, वो लोग क्या करते थे, जागीरदारी कर देते थे। क्या कर देते थे? जागीरदारी कर। यानी कि जागीरदारी कर का मतलब क्या होता है कि आपकी जमीन, आपकी फसल और आपका सब कुछ है, मैं आपकी रक्षा करता हूं, मेरे को उस चीज का क्या करो, कर दो। जागीरदारी व्यवस्था क्या थी कि आपकी भूमि, आपका फसल, आपका सब कुछ, बस मैं आपकी फसल का मैं रक्षा करूंगा, मैं आपका रक्षा करूंगा, मैं दूसरे दुश्मनों से आपका रक्षा करूंगा, उसका मेरे को क्या दो, पैसा दो। तो यही वाला जो जागीरदारी कर है या जो सामंती व्यवस्था था उसको नेपोलियन ने क्या किया, खत्म करने का काम किया। उसको नेपोलियन ने क्या किया, खत्म करने का काम किया। और जो चौथा पॉइंट आप देखोगे कि जो जितने भी शहरों के कारीगर थे, उनके जितने भी संघ थे, जितने भी श्रेणी संघ थे, यानी कि हर शहर में जितने भी लेबर पार्टी होते हैं, तो हर लेबर पार्टी का अपना संगठन होता है, अपना संघ होता है। तो उनको नियंत्रित करने के लिए लुई सोल्वा ने क्या किया था, कुछ कुछ कानून लगाया था ताकि वो ज्यादा उदंड ना मचाए राज्य के प्रति, मेरे प्रति ज्यादा वो क्रूरता ना दिखाए। क्योंकि ये जो जो शहर के जो कारीगर है, ये किस किस के कौन से वर्ग के थे, ये मध्यम वर्ग के थे। कौन से वर्ग थे? क्योंकि ज्यादा ये शिक्षित वर्ग के थे, ज्यादातर ये शिक्षित वर्ग के थे। तो ये ज्यादा ज्यादा ये अपना प्रकोप ना दिखाए, ज्यादा कुछ ऐसा काम ना करे। तो इसीलिए जो लुई सोल्वा था उसने क्या किया था कि इनको नियंत्रण करने के लिए कुछ कानून लगा दिया था। तो अब जैसे ही नेपोलियन यहाँ पे राजा बन जाता है, तो नेपोलियन क्या करता है, जो नियंत्रण उसने जो लगाया था उस नियंत्रण को क्या करता है, वो समाप्त कर देता है। ठीक है। साथ में जो यातायात साधन है या जो संचार व्यवस्था है उसको सुधारने का प्रयास करता है। कौन करता है? नेपोलियन करता है। ठीक है। और साथ में क्या करता है कि ये जितने भी आप प्रांत देखोगे, नेपोलियन के अधीन जितने भी देश थे, जितने भी राज्य थे, तो उन राज्यों में क्या करता है, वो नाप तोल का एक व्यवस्था लागू करता है, जिसमें सभी का नाप तोल का व्यवस्था कैसा होना चाहिए था, एक समान होना चाहिए था। तो जब नेपोलियन यहाँ पे राजा बन जाता है तो नेपोलियन का सही मायने में अच्छा से सत्कार होता है, क्योंकि ये सारे जो बदलाव लोगों ने देखे हैं तो उनसे उनको लगा कि नेपोलियन ही हमारा क्या करेगा, हमारी रक्षा करेगा, और नेपोलियन ही हमारा भाग्य को बदलेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि नेपोलियन का जो सोचने का जो शक्ति था या फिर नेपोलियन जो करता था वो कहीं ना कहीं वो लुई सोल्वा से बहुत ज्यादा प्रभावित था। यानी कि वो दिखा तो रहा था कि मैं आपको आजाद करा रहा हूं, मैं आपको स्वतंत्रता दे रहा हूं, लेकिन वाकई में उसके मन में कुछ दूसरी बातें चल रही थी। यहां तक बात क्लियर है। अब आप देखो कि अगर नेपोलियन संहिता का मैं बात करूं, क्वेश्चन बहुत से लोगों का आता है कि सर आप मेरे को बताइए कि नेपोलियन संहिता का, मैं किसका बात कर रहा हूं, कि नेपोलियन संहिता का उसने कहां कहां प्रयोग किया। क्योंकि आपने तो बताया कि जो नेपोलियन संहिता में ये सारे कानून देखने को मिले या ये सारे बदलाव देखने को मिला, और आपने साथ में मेरे को ये भी बताया कि जब नेपोलियन संहिता का उसने प्रयोग उसका जो क्षेत्र है
जहाँ पे वो अपने आसपास का जो क्षेत्र का जो वो राजा था या जो सम्राट था, तो वहां पे उसने लागू किया था। तो ये जो नेपोलियन संहिता है उसको उसने कहाँ कहा, जो डच गणतंत्र है या जो स्विट्जरलैंड है, इटली है और जर्मनी पे वो क्या किया था, लागू किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि जर्मन संहिता को नेपोलियन ने कहाँ लागू किया था, या 1804 की जो नेपोलियन संहिता है या नागरिक संहिता है उसको कहाँ पे लागू किया था, तो डच गणतंत्र में और स्विट्जरलैंड में, इटली में और जर्मनी में उसने लागू किया था। तो ये जो सारे देश आपको जो भी देखने को मिलते हैं, जितने भी सारे आपको देश देखने को मिलते हैं, तो जब जब ये नेपोलियन जब ये सारे बदलाव कर दिए तो सारे लोग ना नेपोलियन को बहुत अच्छा मानने लगे, ठीक है। तो यही जब लोग उनको अच्छे मानने लगे, तो कुछ कुछ ऐसे जगह था जहां नेपोलियन को लोग भगवान की तरह, स्वतंत्रता देवी की तरह, स्वतंत्रता की देवता की तरह वो क्या करने लगे थे, पूजा करने लगे थे। क्या करने लगे थे, पूजा करने लगे थे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जो चीजें अच्छी दिखती है वास्तव में वो अच्छी नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना चीजें, कि जो चीजें अच्छी दिखती है वास्तव में वो अच्छी नहीं होती हैं। तो नेपोलियन का जो मन में जो चल रहा था वो किसी को पता नहीं था। वो बाहर से क्या दिखाता था, जैसे हाथी का दांत होता है ना, एक दिखाने के लिए और खाने के लिए कुछ हो। तो जो जो नेपोलियन ने जो भी अपनी संहिता में, नेपोलियन संहिता में जो भी काम काज किया, उसमें वो ये तो दिखाना चाहता था कि मैंने यहाँ पे एक सामाजिक तौर पे या मैं सोचने के आधार पे या भावना के आधार पे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे लोगों का शासन लगाया। लेकिन वो ये सारा कुछ दिखाने के बाद भी वो राजतंत्र यानी कि अपना वो अधिकार वहां पे जमाना चाहता था। कौन, नेपोलियन। बात क्लियर है। अब देखो, जब नेपोलियन ने ये सारे काम किए तो कुछ कुछ इलाकों में, कुछ कुछ स्थानीय इलाकों में उसको शुरुआत में तो बहुत अच्छा बोला, शुरुआत में बहुत अच्छा बोला। तो सर वो सारे देश क्या है, तो जैसे कि आप ब्रेसलेस देखोगे, मेंज देखोगे, मिलान देखोगे, वासास देखोगे, तो इन इलाकों में जो नेपोलियन की जो सेना है या जो नेपोलियन है उसको बड़े उत्साह के साथ क्या किया गया, स्वागत किया गया। उससे क्या किया गया, स्वागत किया गया। परंतु ये जो उत्साह है वो ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि जो नेपोलियन ने ये जो सारे जो नियम बनाए, ये जो सारे नियम बनाए, ये हाथी के दिखावटी दांत जैसे थे। ये हाथी के दिखावटी दांत जैसा वो दिखा तो दिया, लेकिन अंदर से जो खाने वाला दांत था वो कैसा था, वो लोगों को कब पता चला, कुछ देर के बाद। क्योंकि बोला गया ना कि जो चमक धमक होती है वो कुछ दिनों की मेहमान होती है। तो जो उसकी चमक धमक थी वो कुछ दिनों की मेहमान थी। तो नेपोलियन ने जब अपने आसपास के क्षेत्र का जब विस्तार करना शुरू किया, तो नेपोलियन का और नेपोलियन के सेना का लोगों ने अच्छे से और शुरुआत में बहुत अच्छे से उसका सम्मान किया कि भाई नेपोलियन आया है, उसने अपनी संहिता में ये सारे कानून लेके आया है। तो शुरुआत में जो लोग नेपोलियन को अच्छे मानते थे, धीरे धीरे वो क्या होने लगे, नेपोलियन के प्रति वो क्रूरता होने लगे। क्या होने लगे, नेपोलियन के प्रति वो क्रूरता होने लगी। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर नेपोलियन ने तो ये संहिता दिया, लोगों के लिए संहिता दिया, तो सर ऐसा उसके मन में क्या विचार था। तो वो विचार हम लोग आगे देखेंगे क्लास वाइज। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे कि जो नेपोलियन के जो मन में क्या चल रहा था, या फिर हम लोग बात करेंगे कि नेपोलियन जो था, तो उसको तो स्टार्टिंग में ब्रुसेल्स का बात करो, मेज का बात करो, मिलान का बात करो, या वारसा का बात करो, तो इन इलाकों में तो उनको स्टार्टिंग में स्वागत किया गया। क्योंकि नेपोलियन चाहता था कि ये जो देश है, इन देशों को भी हम लोग क्या करें, हमारे देश के साथ मिला दे। क्या करें, हमारे देश के साथ मिला दे। तो जब सेना जब आक्रमण की इन देशों पे, इनके राजाओं के पास, और इनको जब मिलाने का ट्राई किया, तब तो लोग जो थे इनको अच्छे से माने, इनका स्वागत किया, इनका सत्कार किया, इनको बैठा के खाना खिलाया। लेकिन कुछ ही दिनों में ऐसा क्या हो गया कि जो लोग थे इन सेनाओं का, या जो नेपोलियन था उसका क्या करने लगा, तिरस्कार या बहिष्कार करने लगा। ऐसा क्या हुआ, तो हम लोग इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि ऐसा क्या किया कि लोग जो है कुछ ही दिन में उनका विरोध करने लगे। तो रीजन क्या था कि कुछ कुछ ऐसा काम किया जिससे वो क्या करने लगा कि करों पे वो वृद्धि करने लगा। क्या करने लगा, करों पे वृद्धि करने लगा। और एक सेंसरशिप नाम का कोई चीज निकाला था, एक सेंसरशिप नाम का कोई चीज निकाला था। और साथ में क्या किया था कि वो बाकी यूरोप को जीतने के लिए, क्योंकि देखो उसने तो अपने, जब वो राजा बना तो वो क्या क्या करने लगा, यूरोप को अपने शासन के अंतर्गत डालने लगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि जो
नेपोलियन था उसका दिखाने का दांत कुछ और, खाने का दांत कुछ और। तो वो तो दिखा तो रहा था कि मैं फ्रांस में अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन वो अंदर अंदर एक खराब काम क्या कर रहा था कि अपना जो शासन क्षेत्र था उसमें जो बाकी जो क्षेत्र थे उसको वो क्या कर रहा था, मिलाने का वो ट्राई कर रहा था। तो उसको अगर मिलाना था तो जाहिर सी बात है कि उसको बड़ा सेना बनाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ना, अगर मान लो कि मेरे पास इतनी बड़ी एक भूमि है और मेरे को इस आसपास की भूमि को मेरे को खरीदनी है, तो इसके लिए मेरे को दो काम करना पड़ेगा, या इसके बगल वाले आदमी से समझौता करना पड़ेगा। अगर ये समझौता ना करे तो इसको खरीदना पड़ेगा, अगर ये ना खरीदे तो मेरे को इससे लाठी मारना पड़ेगा। हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। तो इसी तरह नेपोलियन ने सोचा कि अगर अगर मैं अपने क्षेत्र का विस्तार कर दूं तो इससे मेरे को एक चीज का प्रॉफिट होगा कि मेरी जो संपत्ति है, मेरा जो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जो पूरी एक साम्राज्य है वो क्या होगा, विस्तार कर जाएगा। और ये लोगों को क्या दिखाता था, ये जो नेपोलियन था ये लोगों को क्या दिखाता था कि मैं राष्ट्रवाद का विकास जो है वो यूरोप के बाकी देशों के पास फैला रहा हूं। लेकिन ये अंदर अंदर से क्या करता था कि अपनी जो शासन वाला जो जगह है, जो अपनी जो शासन क्षेत्र है उसका वो विस्तार करना चाहता था। क्या करना चाहता था, विस्तार करना चाहता था। तो नेपोलियन ने जो भी कुछ किया, तो इसके अंतर्गत लोग गुस्सा क्यों हो गए यहीं पे, क्योंकि देखो बोला गया ना कि 100 सुनार का, ठीक है, तो एक लोहार का। ये 100 सुनार का तो चार चला, लेकिन लोगों को फिर तब पता चला जब वो क्या करने लगा कि करों पे वृद्धि करने लगा। क्यों, क्योंकि अब उसको आर्मी चाहिए, आर्मी का सजावटी सामान चाहिए, तो कर नहीं लगाएगा तो वो क्या करेगा, सेंसरशिप नाम का एक कर निकाल दिया, उसके अंतर्गत वो करने लगा। साथ में क्या करने लगा कि यूरोप को जीतने के लिए लोगों को क्या करने लगा, एकदम जबरदस्ती तुमको सेना में भर्ती होना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा मन है चाहे नहीं है। एकदम जबरदस्ती क्या करने लगा, लोगों को सेना में भर्ती करवाने लगा। अब बोला गया ना कि कितना दिन लोग बर्दाश्त करेंगे। तो जब लोगों को जबरदस्ती जबरन सेना पे भर्ती करवाने लगा तो लोग क्या करने लगे, यहीं से नेपोलियन का और नेपोलियन के सेना का क्या करने लगा, विरोध करने लगा। क्या करने लगा, नेपोलियन और नेपोलियन के सेना का क्या करने लगा, विरोध करने लगा। और आप देखोगे कि आपका चित्र संख्या 5 जो आप देखोगे कि आपका भी यहाँ पे शो कर रहा होगा, तो इसमें इसमें आप देखोगे कि जो नेपोलियन है, नेपोलियन को यहाँ पे एक बोला गया है कि नेपोलियन को एक डाकिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें क्या हुआ था कि नेपोलियन ने पहली बार एक एक लाइप्सिग नाम का एक जगह था, वहां पे लड़ाई लड़ा था और वो हार गया था। तो जैसे आप देख रहे हो कि फिगर पे दिखा रहा था कि वो जा रहा था तो पीछे से कुछ चिट्ठियां बाहर हो रही थी। तो वास्तव में वो चिट्ठियां नहीं था, वो क्या था कि उसने जितने भी आसपास के जो साम्राज्य जीते थे, आसपास के जो राज्य जीते थे, तो वो एक एक करके उसके हाथ से क्या हो रहा था, जा रहा था। ये बात क्लियर, इस फिगर के मतलब समझ गए। अब हम लोग कि देखेंगे कि आखिर उदारवादियों का, क्योंकि देखो फ्रांसीसी जब क्रांति हुई थी तो ये जो उदारवादी जो लोग थे इनका बहुत बड़ा हाथ था। क्यों, क्योंकि ये जो उदारवादी लोग थे, तो उदारवादी लोग का मतलब समझ लो कि भारत में कुछ उदारवादी क्रांतिकारी थे जिसके कारण आज हम लोग आजाद हुए। तो ये उदारवादी क्या होता है इसका मतलब पहले समझ लो। उदारवादी का अर्थ होता है आजाद। क्या होता है, आजाद। सीधा इसका फंडा रख लो कि आजाद। उदारवादी का अर्थ क्या होता है, आजाद। आजाद क्या होता है, आजाद। ऐसे लोग जिनकी सोच, जिनकी भावना, जिनकी कल्पना कैसे होती थी, आजाद। कैसे होती थी, आजाद। जैसे देख सकते हो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, इनकी इनकी मन की प्रवृत्ति क्या थी कि मैं कभी गुलाम नहीं रहूंगा। तो ऐसे कुछ कुछ उदारवादी जो थे उनके मन में भी क्या होने लगा कि ये जो नेपोलियन था इसके प्रति क्या होने लगा कि क्रांति का भाव पैदा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अब इनको पता चल गया था कि साला नेपोलियन का दो गो दांत है, एगो खाने का अलग दांत है और दिखाने का अलग दांत है। तो दिखाने वाला दांत तो सबको पता चल गया था, अब लोगों को यह भी दिख गया था कि नेपोलियन किस दांत से खाना खाता है। नेपोलियन का जो मानसिक जो प्रभाव था कि मैं तो दिखा रहा हूं कि मैं राष्ट्रवाद की भावना को जैकोबिन क्लब के थ्रू से मैं अलग अलग देशों पे पहुंचा रहा हूं, लेकिन उसकी जो नहीं दिखाने वाली दांत यानी खाने वाली जो दांत थी वो क्या था कि अपने साम्राज्य का वो क्या कर रहा था, विस्तार कर रहा था। यहां तक बात क्लियर है। तो जो उदारवादी जो लोग थे उनके प्रति भी अब देखो, जब जब 1789 की जब क्रांति हुई थी, तो ये जो 1789 की क्रांति यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी लुई सोल्वा के विरुद्ध, तो उस क्रांति में ये लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि ये जो लोग थे यही लोग मध्यम वर्ग के थे। क्योंकि आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि यही जो लोग थे उदारवादी लोग,
इन्हीं के सपोर्ट के बदौलत फ्रांस जो हुआ था वो लुई सोल्वा के हाथ से, एक निरंकुश शासन के हाथ से क्या हुआ था, वो आजाद हो गया था। क्या हुआ था? आजाद हुआ था। तो अब यही आदमी लोग क्या करने लगा कि लुई सोल्वा के पक्ष का था, तो अब यही लोग क्या हो गया, लुई पक्ष के खिलाफ हो गया। अब सोचो कि नहीं बोला गया कि जंगल में रहकर शेर से बेर, अब जंगल में रहोगे, आप शेर से बेर करोगे तो फिर आप तो लुटिया दुबान हो जाओगे ना। यानी कि बोलने का मतलब है कि अब जैसे ही मध्यम वर्ग के लोगों को पता चल गया कि ये जो नेपोलियन है, नेपोलियन का क्या स्वरूप है, तो ऐसे ही लोगों ने क्या किया कि नेपोलियन के खिलाफ क्रांति कर दिया। क्या कर दिया? नेपोलियन के खिलाफ क्रांति कर दिया। अब इसी का एक आप देखोगे कि कैसा क्रांति किया होगा, तो आपको याद होगा कि यही जो लोग था, यही लोग बोलता था कि निरंकुश शासन का खत्म करो, और जो पादरी वर्ग का जो अधिकार दिया गया है उसको भी क्या कर दो, वो समाप्त कर दो। तो यही लोग जो था कि सबसे पहले इस चीज का मांग किया था कि जो निरंकुश शासन को हटाया जाए और पादरी वर्ग का जो विशेष अधिकार दिया गया था ना, उसको भी क्या करो, हटा दिया जाए। और यही जो लोग था, यही लोग क्या किया था कि मतदान के पक्ष में था कि जो सरकार बनेगा तो मतदान से बनेगा, हम लोग वोट डालेंगे तब सरकार बनेगा। तो सोचो, ये सारे लोग अगर नेपोलियन के खिलाफ हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये लोग क्या हो गए, खिलाफ हो गए। अब आप देखोगे कि मैंने क्या बताया कि उदारवादी का मतलब क्या होता है, आजाद। तो मैंने बोला कि उदारवादी का मतलब तो आजाद होता है, और इनका यह मानना था कि लोगों की आजादी और कानूनी जो कानून के समक्ष जो बराबरी का अधिकार उनको मिलना चाहिए, और वो ऐसे सरकार पर जोर दे रहे थे जो क्या करे, ये जो आजादी हो गया या जो कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार हो वो दे, तो उसके पक्षधर थे। और नेपोलियन तो दिखा रहा था कुछ और कर रहा था कुछ, तो जाहिर सी बात है इसका पूरा वो ऑपोजिट कर रहा था। तो अब यहाँ पे क्या होता है, कि आखिर क्या क्या कदम देखा हम लोगों ने। तो देखा कि वो कर बढ़ाया था, सेंसरशिप का नाम किया था, और लोगों को जबरन क्या किया था कि वो भर्ती पे डाल रहा था। लेकिन उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं कि सर कर पे कैसे वृद्धि किया था या सेंसरशिप पे क्या था, तो हम लोग अभी बात करेंगे कि कर पे कैसे वृद्धि किया था, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक पे सेंसरशिप के बारे में कुछ ज्यादातर कुछ घटना या कांड के बारे में नहीं दिया है। तो अगर मैं बढ़ा हुआ कर का बात करूं, तो अब देखो नेपोलियन क्या किया था कि अपना जो प्रशासनिक जो उसका जो क्षेत्र होता है, जहां जहां वो अपना शासन व्यवस्था चला सकता था, तो उसने क्या किया कि जो अनगिनत छोटे छोटे जो प्रदेश होते हैं उनको मिलाया, और मिला के क्या किया, टोटल 39 कितना 39 राज्यों का क्या किया गया, एक महासंघ बनाया। क्या किया उसने, एक महासंघ बनाया। और महासंघ को बनाने के साथ साथ वो क्या कर देता है कि हर एक संघ का अपना नापने तोलने का क्या करता है, अपने नापने तोलने का, और अपना क्या करता है, मुद्रा क्या करता है, उसको दे देता है। क्या करता है कि हर एक संघ का, यानी कि अगर 39 संघ है तो 39 के 39 संघ का मापने का या तो फिर नापने का या तो फिर उनका पैसा दे देता है, कि हर जगह का अपना अपना पैसा दे दिया। सोचो कितना बड़ा, ने बोलना नहीं चाहिए, कितना बड़ा बदमाश टाइप का इंसान था कि ये क्या करता है कि उसकी जहां तक पहुंच है नेपोलियन का, तो सबसे पहले तो यहाँ दिखाया कि मैंने यहाँ पे नापने तोलने का समान अधिकार कर दिया। लेकिन बाद में वो क्या करता है कि जो उसका जो प्रशासनिक जो क्षेत्र होता है, जहाँ पे वो अपनी शासन व्यवस्था चला सकता था, वहां पे क्या करता है, ये टोटल 39 छोटे छोटे राज्यों को या फिर छोटे छोटे प्रदेशों को मिलाकर 19 राज्यों का क्या करता है, 39 राज्यों का क्या करता है, एक महासंघ बनाता है। और प्रत्येक महासंघ को क्या करता है, अपना नापने तोलने का क्या दे देता है, व्यवस्था दे देता है। अब यहीं पे सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है, क्योंकि लुई सोल्वा हटा था इसलिए ताकि उसने कर व्यवस्था बढ़ाया, और यह दिमाग लगा के क्या किया कि बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया ये सारे प्रदेश कर रहे हैं, ऐसा वो दिखा दिया। तो अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी घटना क्या हो जाता है कि ये जो जितने भी कर थे, जितने भी कर थे, वो कर कैसे लेते थे, वो सीमा शुल्क के कर लेते थे। कैसा कर, सीमा शुल्क का ये क्या लेते थे, कर लेते थे। अब सर सीमा शुल्क के कर के बारे में क्या, समझो मेरा बात, कि अगर आपके टेक्स्ट बुक को आप खोलोगे तो वहां पे एक चीज दिया हुआ है कि कोई आदमी, ये घटना कब की, 1833 का, कब का, 1833 का। अगर कोई आदमी 1833 में ये होता है हेमनबर्ग, क्या होता है, हेमबर्ग, क्या, एक हेमबर्ग से एक जगह था, इसको था न्यूरेनबर्ग, क्या था, न्यूरेनबर्ग। अगर एक जगह है एक हेमबर्ग से न्यूरनबर्ग, यानी कि कुछ भी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस तो नहीं दिया है, तो अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर वो जाता था, तो टोटल कुल मिला के उसको गारग, कितना
गारो को उसको क्या करना करना होता था, गारो को चौकी पार करना होता था। चौकी माना समझते हो ना, जैसे कि टैक्स लगाने वाली जगह, जहां पे ये जो 39 जो महासंघ थी, जो 39 जो महासंघ थी, उनकी क्या थी, अपनी अपनी क्षेत्र थी, और उनको गारक कैसे कैसे जगह से गुजरना पड़ता था, जहां पे ये जो सदस्य हैं, ये जो 39 सदस्य हैं, वो अपना अपना क्या क्या बैठा के रखे हैं, तंबू डाल के बैठे हुए, और अगर जिससे भी क्रॉस करो वहां पे उसको पैसा देना पड़ता था। और प्रत्येक का क्या था, नापने तोलने का अलग व्यवस्था था। कहीं पे अगर मान लो कि 1 मीटर का कोई कपड़ा है, तो कहीं पे वही 1 मीटर का कपड़ा 1.5 मीटर हो जाता था, कहीं पे वही 1 मीटर का कपड़ा 200 मीटर हो जाता था, कहीं वही कपड़ा कम हो जाता था। और हर जगह जो पैसे लेने की जो व्यवस्था थी वो कैसा थी, अलग अलग थी। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर। आपने देखा कि ये जो सीमा शुल्क जब लगा दिया कौन कौन, नेपोलियन, अपने 39 राज्यों के संघ के द्वारा, तो जो लोग व्यापार करते थे या जो लोग वाणिज्य का जो काम करते थे, उनको तो प्रॉब्लम होने लगा, उनको तो प्रॉब्लम होना, क्योंकि यही जो लोग थे ये लोग मध्यम वर्ग के थे। तो जब इनको यहां से जब प्रॉब्लम होने लगा, इनको जब इन करों से, ये जो नेपोलियन का जो 39 जो क्या था, एक राज्य जो महासंघ था, इसका जो कर व्यवस्था था या नापने तोलने का जो व्यवस्था था, उससे जब इनको प्रॉब्लम होने लगा, तो फिर ये क्या करते थे, ये क्या करने लगे कि इसका, ये जो 39 महासंघ जो महासंघ था, उसका क्या कर दिया गया, विरोध किया, और पूरा जोरदार विरोध किया गया। क्या क्या, एक जोरदार विरोध किया गया। तो जब एक जोरदार विरोध हुआ, तो उस विरोध ने एक एक कर व्यवस्था, नई कर व्यवस्था लोगों के द्वारा लाई गई एक नई कर व्यवस्था, जिसका नाम था जॉबेराइन। क्या नाम था, जॉबेराइन। तो ये जो जॉबेराइन था, ये किसके लिए लागू किया गया था, तो ये जो महासंघ बनाया गया था, जो 39 जो महासंघ बनाया गया था, जो शुल्क कर लेती थी, और इनका अलग अलग नापने का, तोलने का, और अपना जो मुद्रा था, तो इनके ही पक्ष, इनके ही विपक्ष पे क्या, इनके ही विरोध पे क्या लगाया गया था, जॉबेराइन लगाया गया था। और क्वेश्चन आता है कि सर जॉबेराइन क्या है, क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक पे मिलेगा कि जॉबेराइन क्या है, या जॉबेराइन को कब कब लगाया गया था। तो जॉबेराइन को 1834 में, क्योंकि 33 में ही हम लोगों ने देखा था कि हेमनबर्ग से न्यूरनबर्ग तक अगर कोई आदमी जा रहा है, जो कि उस समय उस क्षेत्र का सबसे सामने वाला इलाका है, तो उसको 11 कितना, एक 11 चौकी को पार करना होता है, जिसमें सीमा शुल्क उसको देने पड़ते हैं। और हर एक चौकी का अपना मापने का, अपना नापने का और अपना पैसा होता है, मोल भाव होता है। तो फिर यही वाला घटना देख के 33 के एक साल के बाद क्या होता है, 34, तो 34वें जॉबेराइन को लाता है। और जॉबेराइन में क्या होता है कि जॉबेराइन, अब क्वेश्चन आता है कि जॉबेराइन को कौन लाता है, तो जॉबेराइन को प्रसा, कौन, प्रसा, एक देश है जिसका नाम है प्रसा, एक राज्य है, या फिर मैं बोलूंगा यूरोप के आसपास का एक जगह है जिसका नाम है प्रसा। तो जॉबेराइन को 1834 में प्रसा की पहल पर इसको शुरू किया गया। क्या क्या, इसको शुरू किया गया, और इसकी जो स्थापना हुई, इसको शुल्क संघ के नाम पे स्थापना किया गया। किसके नाम पे, शुल्क संघ के नाम पे इसको स्थापना किया गया। यानी कि यही था जो बताता था कि आपको, अगर आप जा रहे हो तो कितना शुल्क देना पड़ेगा, आप ये सामान लेके जा रहे हो तो उसका कितना शुल्क देना पड़ेगा, आप ऐसे कर रहे हो तो आपको कितना शुल्क देना पड़ेगा, आपके पास इतना, अगर इतना वजन का सामान है तो उसके लिए आपको कितना शुल्क देना पड़ेगा, आपके पास अगर उससे ज्यादा सामान है तो आपको कितना शुल्क देना पड़ेगा। यानी कि ये जो जॉबेराइन था, यही निर्धारित किया कि कितना पैसा होना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए, कौन निर्धारित कर देता है, जॉबेराइन निर्धारित कर देता है। तो जॉबेराइन क्या करता है, जॉबेराइन क्या करता है कि जितने भी शुल्क संघ की जो भी अवरोधें थी, जो 11 आप देख रहे हो, जो 39 जो संघ था, उसकी जितनी भी जो अवरोधें थी, उनको क्या करता है, पहला तो ये समाप्त करता है। जॉबेराइन क्या करता है, उनको समाप्त करता है। और समाप्त करने के साथ कि देश को भी तो चलाना है, ऐसा तो नहीं कि एकदम टैक्स फ्री कर दो, तो उससे तो देश को घाटा हो जाएगा, लोगों को घाटा हो जाएगा। तो जॉबेराइन वो भी देखते हुए क्या करता है कि इसमें 2 कर व्यवस्था को अपनाता है। कितना कर व्यवस्था को अपनाता है, 2। आप बोलोगे बाप रे 2, तो भाई अगर मैं जॉबेराइन के पहले में बात करूं तो टोटल वहां पे 30 तरह का कर लिया जाता था। कितना, सीमा शुल्क पे ही 30 तरह के कर लिया जाता था, लेकिन जॉबेराइन के आने के बाद टोटल दो तरह के कर लिया गया। तो अब आपको मजा लगा होगा सुन के ना कि पहले 30 देता था लेकिन अभी 2 दे रहा है, तो आसान हो गया ना, लोगों के लिए आसान हो गया ना। तो आप बोलोगे हाँ, तो लोगों के लिए ये जो कर हो गया पूरी तरह से आसान हो गई। क्या हो गई, पूरी तरह से ये आसान हो गई। तो जॉबेराइन के आ जाने से जो जो परिवहन जो तंत्र था, या जो मैं बोल सकता हूं कि जो एक संचार का जो गति था, या जो परिवहन का जो गति था, या जो उद्योगपति का जो विकास था,
वो उसमें क्या आया, तेजी आया। क्या आया उसमें, वो क्या आया, तेजी आया। और जो लोग हो गए वो ज्यादा मात्रा में क्या होने लगे, यहाँ से विकास करना शुरू किए। और जैसे ही ये जो शुल्क हटा तो लोगों में एकता का, राष्ट्रीयता का, भावना का क्या हो गया, धीरे धीरे मजबूती आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि आपको पता है कि पैसा ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जब लोगों को सीमा शुल्क पे, जब लोगों को राहत मिलने लगा, जब जब 30 तरह के जो सीमा शुल्क थे उसके जगह अब 2 तरह के सीमा शुल्क मिलने लगा, तो लोगों की इससे आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। और लोगों के बीच जो राष्ट्रवाद की जो भावना था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, मजबूती लेने लगा। और एक मजबूत चरम सीमा पे वो क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो यहां तक आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वियना संधि क्या था। अब वियना संधि में क्या होता है कि यहाँ पे जो नेपोलियन होता है वो हार जाता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखोगे कि जैसे ही आप जोबेराइन के आने से क्या हो गया, जितने भी रेलवे लाइन होते हैं या जितने भी रेलवे लाइन की जो गति थी, जो डेवलपमेंट करने का या जो संचार करने की जो गति थी, उसमें क्या आ गया, तेजी आ गया। क्यों? क्योंकि पहले 30 जगह उसको रुकना पड़ता था, अब हो सके 2 जगह रुकना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें वृद्धि आ गया, कहीं ना कहीं सारे टैक्सों पे लोगों को छूट मिला, तो अपना क्या करने लगा, ग्रोथ यहाँ पे करने लगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें थी, आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करते हो सर, मेरे को नहीं पता चलता कि आप ठीक से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जितने लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को न्यू व्यू वॉच कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो प्रीतम आर्ट्स अकादमी के बगल में एक जो सब्सक्राइब का बटन है उसको आप टच करें। टच करने के बाद एक बेल बटन का ऑप्शन आता है उसको टच करें, फिर एक ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी टच कर दें, ताकि जितने भी प्रीतम आर्ट्स अकादमी में वीडियो में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सीख सको। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं बोलूंगा कॉन्सेप्ट वाइज इसको पकड़िए, और साथ में जो आपके जो फ्रेंड सर्कल के जितने भी दोस्त हैं, जिसको भी आप पहचानते हो, जिसको भी लगता है कि वो पढ़ना चाहता है, तो आप उसको ये सारे टॉपिक सेंड कर सकते हो और उनको भी बोलिए कि आप प्रीतम आर्ट्स अकादमी को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो ये जो सारा जो टॉपिक था वो बहुत मेहनत से बनता है दोस्तों, मैं हर बार बताता हूँ। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप पढ़ते हो तो आपके स्टडी ग्रुप आपकी जरूर होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई सोच के साथ, एक नई आशा के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।